पहले तो ये जानिए क्या है, कैसे है, क्यों है। शोध में जो चीजें आप और हिंदी साहित्य पर जितने भी ग्रंथ आए, जो भी ग्रंथ हैं, ये इसी सिद्धांत पर चलते हैं। संस्थाएं भी इसी सिद्धांत पर चलती हैं। दो चीजें पहले आप ध्यान रखिएगा। 1986 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये व्यवस्था दी कि पदांत में स्वरों का प्रयोग करना चाहिए बहुवचन में। कि जैसे आप संस्थाएं लिख रहे हैं, संस्थाएं ये नहीं चलेगा, वो सामने चलेगी। दूसरा, अगर हुंडी है तो यहाँ पर आप ये काम चला सकते हैं। अगर हुंडी नहीं है तो आप सीधे सीधे चंद्रबिंदी देंगे। ऐसे करने की आदत हटाइए, क्योंकि एलटी में मेंस भी है और मेंस का मूल्यांकन सब सीनियर प्रोफेसर या बुजुर्ग करते हैं, इसको भी ध्यान रखिए। दूसरा, जैसे आप कोई भी आप लिखते हैं बहने, तो यहाँ बहने, व्यवस्थाएं, व्यवस्थाएं, अब व्यवस्था है ए और बहुवचन लगाएंगे तो ए। चंद्रबिंदी जरूर लगाइए, केवल बिंदी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। केवल बिंदी लगाने की व्यवस्था आप छोड़ दीजिए। तो हम लोग जितना भी लिखेंगे ये व्यवस्थाएं बिल्कुल गलत हैं। दूसरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले हम ओरली कुछ चीजें जानेंगे, तब बातचीत करेंगे लेखनी की। हिंदी साहित्य, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि लेते हैं। भारत में अनेक राजवंशों का शासन रहा, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी। विदेशी राजवंशों से तात्पर्य था जब शक कुषाण भारत आए, शक कुषाण आए, पार्थियन को पहलव भी नाम दिया गया, पहलव नाम दिया गया। इसके बाद क्रमशः आगे चलते हैं तो इस्लाम का आगमन होता है और 1192 में तराइन का जो युद्ध होता है वही एक प्रकार से इस्लाम की नींव पड़ती है। इसके बाद 1192 से लेकर अगर अंग्रेजों का शासन व्यवस्था छोड़ दिया जाए तो 1707 तक यहाँ सल्तनत या इस्लाम का शासन पूरे देश में था। लेकिन इतिहासकारों का अगर अनुशीलन छोड़ दिया जाए तो 1857 तक ये जो पहली क्रांति हुई है, 1857 तक कमोबेश छिटपुट रूप में ये विद्यमान थे। चाहे वो 1853 का आप पढ़ते हैं अवध साम्राज्य का विलय करना, या झांसी में, ग्वालियर में, इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, मराठों का छोड़ दिया जाए, तो कमोबेश ये शासन इस्लाम यानी जो मुस्लिम शासक थे वो यहाँ तक थे। तो एक प्रकार से 1192, 1707 या हम लोग और आगे बढ़ें तो इसको आगे लेकर के अगर 1757 करें, प्लासी का युद्ध, ध्यान रखिएगा, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, तो इस प्रकार से अगर हम 1764 या और आगे बढ़ें तो लगभग 11 और 6 17 600 वर्षों तक यहाँ पर भी विदेशी शासक रहे, जिसे हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, एक सल्तनत और दूसरा मुगल। एक तुर्कों का शासन था, दूसरा मुगलों का शासन था। चलिए, इसके बाद क्रमशः हमारे यहाँ शासन व्यवस्था दो लोगों की थी, अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की और पुर्तगालियों की। तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी सबसे ज्यादा जो शासन व्यवस्था में थे वो अंग्रेज थे। पुर्तगाली और फ्रांसीसी, दादरा नगर हवेली और उधर
कराईकोलम क्षेत्र इनका था और पुर्तगालियों का गोवा था। ये तो सबसे बाद में गए, पुर्तगाली सबसे बाद में गए, सबसे पहले आए भी और सबसे बाद में गए भी। दूसरा हम लोग जो देखते हैं, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो यहां से कुछ परिवर्तन आता है। क्या? शिक्षा और संस्कृति में परिवर्तन आना। इनके शासन ने हमें कोई प्रभाव नहीं दिया, इसीलिए इतिहास में इनका महत्व नहीं आता। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से हम प्रभावित हुए। और वो आप बीएड किए होंगे तो अंग्रेजों ने जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच पढ़ते हैं, सैडलर आयोग पढ़ते हैं, तमाम शिक्षा आयोगों को बीएड में आप पढ़ते हैं, तो विदेशी शक, कुषाण, पहलव, इस्लाम, इनसे हम इनके बारे में ज्यादा, शक कुषाण के बारे में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये आए और यहीं विलीन हो गए, इनका कहीं अस्तित्व तो नहीं बचा, ये यहीं पर खप गए। इसके बाद ये भी आए तो एक मेल जोल की संस्कृति हुई। क्यों? क्योंकि शक ने हमारी संस्कृति को प्रभावित उतना नहीं किया जितना इस्लाम ने किया। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने अपना दो ही चीज ज्यादा प्रभावित करता है, एक आपके विचार और दूसरा आपका धर्म। शक और कुषाणों ने कोई धर्म नहीं विकसित किया, कोई विचार नहीं विकसित किया, आपकी जो परंपरा थी उसी में आकर के वो मिल गए। जैसे होता है कि दूध में पानी आकर के मिल जाना, लेकिन अगर दूध में तेल मिलेगा तो वो तेल और दूध दोनों दिखता है। और यहाँ स्थिति इनकी दूध में पानी की नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनके क्या थे? अपने धर्म थे, अपनी संस्कृति इन्होंने डेवलप की। आपके जो यहाँ पूजा स्थल थे उसको इन्होंने क्या किया? केवल गुंबदों को बदलकर अपना पूजा स्थल बनाया। तो एक प्रकार से इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रिएक्शन करना, हिंदी में प्रतिक्रिया करना। तो जो प्रतिक्रिया होती है, अब हमारा साहित्य का रोल क्या है? साहित्य का रोल यही है कि हम प्राचीन साहित्य को पढ़ें, मध्यकालीन साहित्य को पढ़ें और आधुनिक साहित्य को पढ़ें। क्या है, कैसे है और क्यों है। कभी कभी एक शब्द आता है कि हिंदी शब्द का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी क्यों आई, हिंदी में क्या किसका रोल है। ये चीजें भी हमें जानना होगा कि हिंदी का विकास क्यों हुआ, किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ, हिंद शब्द कहाँ पर प्रयुक्त होता है। अब फारसी में हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि फारसी में श को ह कहते हैं और सिंध शब्द किसका पर्याय बना? हिंद का। और सिंधी भाषा किसको कही गई? हिंदी को। चलिए, ये हमारा मत चला रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आपके संविधान में 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची, 12 अनुसूचियां होती हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का नाम है। उन 22 भाषाओं में सिंधी भी एक भाषा है। कभी आपने सोचा कि सिंधी भी एक भाषा है? तो फिर अगर सिंधी हिंदी है, हिंदी सिंधी है, तो फिर दोनों एक होनी चाहिए। दोनों नहीं एक है, दोनों का अलग अलग विकास है। भाषा विज्ञान में हम लोग इन चीजों को पढ़ते हैं, किसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। आज की तिथि में आप जब भी कोई वाक्य बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, किसी का आदर करते हैं, तो पहला लोग बोलते हैं हम वेलकम करेंगे, वेलकम करेंगे ना। आप भोजन वाले के पास जाइए तो भोजन वाले को कहते हैं कैटरर, कैटरर। कोई आयोजन करना है आपको, अगर किसी बच्चे का बर्थडे मनाना है या घर में कोई बड़ा आयोजन है, तो कहेंगे पहले कैटरर बुलाइए। अब ये कैटरर क्या हुआ? शब्द घिसकर हिंदी में आ गया। जो शब्द ज्यादा प्रयुक्त होता है उसको हम लोग अपनी भाषा के अनुसार चलने लगते। चलिए, कैटरर आ गया। कैटरर के बाद उन्होंने तुरंत क्या किया? अब कैटरर आपसे पूछेगा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, कहेगा भैया हाँ आप भोजन गिना दीजिए, क्या क्या खिलाएंगे। तो कहेगा पहले ये बताइए स्टार्टर में क्या रखेंगे। अब ये समझ नहीं आता गाड़ी का स्टार्टर है या भोजन का स्टार्टर। पहले यही पूछता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन वो कहता है भैया स्टार्टर में क्या रखेंगे। जैसे रोजा खोलते हैं ना, तो रोजा खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रोजा खोलने में किसी का प्रयोग करते हैं ना,
नहीं जानते? छुहारा, छुहारा से रोजा खोलते हैं। तो वैसे स्टार्टर में पहले आपका रोजा खुलता है, तो स्टार्टर में क्या करेंगे, फिर उसके बाद वो क्या करता है, तमाम ऐसे शब्दों का नाम बताता है जिनको आप जानते नहीं। एक शाही पनीर है, जब शाही खानदानी नहीं है तो पनीर कहां से आ गया ना? पता नहीं कौन सा कोरमा भी चलता है, हम तो आज तक नहीं जान पाए कोरमा क्या होता है। तो ये कौन सा कोरमा, फिर वो काजू पनीर, अब वो समझ नहीं आता काजू की भी पनीर बनती है। कौन सी सब्जी दुनिया की, वो आजकल अगर आप जाते हैं तो वो जो लिस्ट मिलता है, उस लिस्ट में आपको ढेर सारी चीजें या सब्जियों के नाम, साउथ इंडियन व्यंजन, कोई वहां बनाने वाला साउथ इंडिया का नहीं है, लेकिन साउथ इंडियन व्यंजन। तो ये जो हम लोग जानना चाह रहे हैं वो क्या, कोई शब्द जब घिस करके आम जन में प्रयुक्त होने लगता है तो वही शब्द उस भाषा के रूप में आ जाता है। तो हिंदी एक प्रकार से क्या थी, हिंदी का जो प्रयोग है, हमने कई जगहों पर इसकी चर्चा भी की, अभी नहीं लेकिन उस काल में लोग इसको समझेंगे। क्यों? संस्कृत भाषा थी। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं पाणिनि कालीन भारत एक पुस्तक है, दूसरी पुस्तक पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। तो कहते हैं कि संस्कृत का प्रयोग सबसे पहले जनजातियों ने किया, वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन है, और यह जनजातियों की भाषा थी। वही किसी धातु में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ करके शब्द गढ़ते थे, धातु में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर शब्द का निर्माण करते थे, चाहे वो उपसर्ग जोड़ते अथवा प्रत्यय जोड़ते वो शब्द। और उन्होंने कहा कि ये जनजाति, जैसे उन्होंने कहा भू धातु है, अब प्रत्यय जोड़ा, उन्होंने क्या हो गया, भव। विष्णु शब्द है, विश्व धातु, अब चलिए हम पूरा शब्द ले, विष्णु में आप प्रत्यय लगाएं तो ये भी क्या हो गया, वैष्णव। तो एक प्रकार से उन्होंने कहा कि ये प्रत्यय, और यही जनजाति वाले ही आगे की पीढ़ी में, जैसे हम लोग आज राष्ट्रपिता गांधी कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यही जनजाति आगे चल करके उन लोगों की पूजा शुरू करते हैं जिन्होंने इस सृष्टि का विकास किया। उसमें पंचदेवों की बात आती है, तो पंचदेव में शिव आ जाते हैं, पंचदेव में विष्णु आ जाते हैं, पंचदेव में दुर्गा आ जाती हैं, पंचदेव में सूर्य आ जाते हैं। ये जो एक परंपरा चली, और इस परंपरा में इन्होंने कहा कि इन लोगों का जो दुर्गा का जो आप उनके हाथ में अंग वस्त्रम में जो जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं इन जनजातियों से प्रभावित थी। दुर्गा के शेर पर, उनका शेर को ही उन्होंने अपना आसन बनाना ना, शेरा वाली आप कहते हैं, शेर पर सवार होकर आती हैं। भगवान शिव का नंदी से संबंध, नंदी के साथ भगवान शिव का चलना, पार्वती का या शिव का हिमालय पर रहना, विष्णु के लिए कोई आवास नहीं है, वो भी क्षीर सागर में रहना। इसमें पंचदेवों में किसी का भी कोई आवास नहीं है। और यही पाणिनि कालीन भारत पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि संस्कृत देववाणी नहीं, इसे जनजातीय वाणी कहते हैं। तो ये तो पाणिनि के समक्ष था, उनके समक्ष था वासुदेव शरण अग्रवाल कि संस्कृत जनजातियों की भाषा है। और यही जनजाति कालांतर में शिक्षित होते गए, शिक्षित हो गए तो अलग अलग वर्णों में विभाजित होते गए, और जो लोग शिक्षित नहीं हो पाए या जो मुख्य धारा में नहीं गए, वो अपने स्वरूप को वहीं पर बचा करके रखते रहे। उनका अपना वासुदेव शरण का कथन है। दूसरा, ये व्याख्या चौथीराम यादव यही जगत तारण में आए थे एक सेमिनार में 2009 में। तो ये व्याख्या जो मैं बताया, ये चौथीराम यादव प्रोफेसर BHU
उनकी ये व्याख्या है। दूसरा, अब हम लोग चाहते हैं कि ये शब्द कहाँ से आई और किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ। तो संस्कृत के बाद इसको सरल बनाने का प्रयास किया गया। तो एक प्रकार से जो बोलने वाले आए वो प्राकृत कहलाए और ये संस्कृत की पुत्री बनी। प्राकृत का 3 चरण बना। प्रथम प्राकृत जिसे हम लोग कहते हैं पाल, द्वितीय या केंद्रीय प्राकृत जब प्राकृत पूरे देश में प्रचलित हो चली तब पाल को नाम न दे करके इसे प्राकृत नाम दिया गया और फिर इसको सरलीकृत किया गया तो यह नाम क्या पड़ा, अपभ्रंश। अब अपभ्रंश तो देखिए जब भाषा धीरे धीरे चलती है, अब अपभ्रंश बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते थे उस समय भी, और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग थे उसका उच्चारण करते थे। तो इसका भी एक विकल्प लाया गया और यह भी एक विकल्प के रूप में हिंदी में परिवर्तित हुई। अब हिंदी में परिवर्तित हुई तो मेरा अपना कहना था कि जो हीनता को नष्ट करे, हीनता को नष्ट करे वह हिंदी है। हिंदी क्या है? हीनता को नष्ट करना। आज की तिथि में अगर आप अंग्रेजी का उच्चारण करते हैं तो एक प्रकार से आपके अंदर हीनता नहीं, आपके अंदर हीनता नहीं। अगर अंग्रेजी आप धारा प्रवाह बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो इसका मतलब आप हीन नहीं। अंग्रेजी नहीं आती, आपके बगल बैठा हुआ व्यक्ति लगातार अंग्रेजी बोल रहा है तो उसके सामने आप अपने को हीन महसूस करेंगे। वही कारण था कि यह भाषा ऐसी डेवलप हुई कि जो लोग अपने को हीन महसूस करते थे उससे मुक्त होकर के इसका उच्चारण किए और यही जब पूरे देश में प्रचलित होने लगी तो इसे सर्वकालिक भाषा कहा गया। और इस भाषा में हमने क्या किया, स्थानीय बोलियों को लेकर के इनका प्रयोग शुरू किया। तो पहले आप हेडलाइन दीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। जो परंपरा में क्वेश्चन आता है उसको भी लेंगे। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ है जो हीनता को नष्ट करे। जो हीनता को नष्ट करे। नीचे साहित्य, साहित्य का शाब्दिक अर्थ है समान हित, समान हित। जो सबका हित करे। सबका हित करे वह साहित्य है। तुलसीदास ने भी लिखा, कीरति भनिति भूति भली सोई। सुर सरिसम सबका हित होई। सुर सरिसम सबका हित होई। कीरति, कीर्ति जिसे कहते हैं यश। भूति भाषा के लिए आता है, संपत्ति के लिए। और भाणिति भाषा या साहित्य, भाणिति भाषा या साहित्य। और भूत संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, संपत्ति।
कीरति भनिति भूति भल सोई। आप अर्थात आपकी कीर्ति, कामा यश, संपत्ति और साहित्य तभी श्रेष्ठ है, तभी श्रेष्ठ है, सुखकर है जो। सुरसरी माने गंगा, गंगा के समान, गंगा के समान लोक कल्याण करने वाला हो। गंगा के समान लोक कल्याण करने वाला हो गया। साहित्य, हम इनकी परिभाषा अलग अलग देंगे, वो जब क्रमशः लिखेंगे तब, अभी केवल जानने में है। साहित्य मनुष्य के हित से जुड़ा हुआ लिखित रूप होता है। लिखित रूप होता है। कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा कि एयरपोर्ट पे आप जहां लोग निकलते हैं तो 2 मिनट रुकिए, देखिए, तो लोग पूछते हैं कि ये प्रयागराज है जी। अगर कोई फॉरेनर है तो कहेगा यहाँ का कोई लिटरेचर मिलेगा, तो वहां बुक स्टॉल पर लोग पहले रेलवे स्टेशन पर टूरिस्ट एक पुस्तिका रखते थे। उस टूरिस्ट पुस्तिका से आप पढ़ कर के ये जान लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है। अगर आपको अभी कहीं घूमना हो, विदेश यात्रा करना हो, तो आप क्या करते हैं, पहले वहां के बारे में गूगल से सर्च करते हैं, क्या स्थान कहाँ कैसे है, क्या देखा जाए। आज ये गूगल जो शब्द है, यही पहले साहित्य होता था। हम किसी देश के बारे में जानने के लिए वहां के साहित्य को जाने। जब देश आजाद हुआ तो रूस में भारत की राजदूत बनी विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। जब ये गई तो वहां स्टालिन शासक था रूस में। ये मैं जो बता रहा हूँ इस शिवमंगल सिंह सुमन का वाक्य है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में आए हुए थे हम लोग, तब बैठे थे, शोध विद्यार्थी थे तब उस समय। उन्होंने कहा कि जब वो गई तो होता क्या है कि जब किसी देश में आप जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष से अपना परिचय देते हैं। तो इन्होंने अपना आई कार्ड दिया, भिजवाया स्टालिन के पास, मैं मिलना चाहती हूँ। स्टालिन ने कहा ठीक है अंदर भेजिए। अंदर गई, उसने कहा ये मैडम आपका आई कार्ड है। उन्होंने कहा हाँ। कहा इंडिया का आई कार्ड है? कहा हाँ। फिर उसने कहा भारत का आई कार्ड है? उनका हाँ। कहा भारत की भाषा क्या है? भारत की नेशन लैंग्वेज वहां की क्या है? क्या इंग्लिश है? क्योंकि अंग्रेजों से उसकी भी नहीं बनती थी। उसने कहा क्या नेशन लैंग्वेज अंग्रेजी है? चुप मैडम, आपकी नेशन लैंग्वेज जो हो उसमें आई कार्ड प्रस्तुत करें। फिर दूसरे दिन नेशन लैंग्वेज में ये आई कार्ड लेकर गई और उसके बाद फिर स्टालिन बात करता है इनसे। और ये विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने संस्मरण में ये बातें सुनाई थी कि हिंदी का महत्व क्या है, राष्ट्र का महत्व क्या है, राष्ट्रभाषा का महत्व क्या है, आपकी आत्मीयता से आपकी भाषा कैसे जुड़ती है, वो उन्होंने बताया। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारा जो साहित्य है, कभी कभी आप देखते हैं कोई दुर्घटना होती है, किसी ने सुसाइड किया तो पुलिस पहले लिटरेचर देखती है, उसने कुछ लिखा है क्या।
अक्षरों का मिलान करती है, क्योंकि लिटरेचर ही आपके जीवंतता का प्रमाण है। अंबेडकर का साहित्य नहीं होता, लोहिया का साहित्य नहीं होता, जेपी का साहित्य नहीं होता, राजेंद्र प्रसाद का साहित्य नहीं होता, तो हम लोगों को क्या पता। गांधी ने ना लिखी होती आत्मकथा तो गांधी के बारे में क्या जानते। सबने ग्रंथ लिखा, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज कुछ लिखे नहीं तो हम लोग जानते भी नहीं। अगर दादाजी कुछ लिख करके मरे होते तो हम लोग भी कहते ना हमारे दादाजी ने ये लिखा। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को जीवंत बनाता है उसका साहित्य। आप कुछ भी हो, लेकिन अगर लिख कर जाते हैं तो आगे के लोग पढ़ते हैं। अब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें हैं। कहीं आप देखेंगे, मैंने एक जगह पढ़ा कि विश्वनाथ मेवाड़ में पैदा हुए, एक जगह पढ़ा उत्कल में पैदा हुए, कल मैं एक जगह पढ़ रहा था विश्वनाथ कश्मीर में पैदा हुए, आचार्य विश्वनाथ। सबके अपने तर्क हैं, मेवाड़ वाला ज्यादा सटीक तर्क माना जाता है। क्षेमेंद्र कश्मीर में पैदा हुए, क्षेमेंद्र कहीं बनारस दिखाते हैं। उसका कारण उनकी गलती नहीं है, उन्होंने जिस क्षेमेंद्र को जाना उसको बताया। अब उनका जो ज्ञान का स्तर था उसके हिसाब से बताया। जयदेव को हम लोग गीत गोविंद वाले को भी पीयूष वर्ष की उपाधि दे देते हैं, गलत है। पीयूष वर्ष वाला अलग है जयदेव, जो नाटक लिखता है, प्रसन्न राघव। गीत गोविंद का जयदेव अलग है। आलोचना वाले जयदेव, अलंकार ग्रंथ है ना, वो अलग है। और तो और एक संत जयदेव है। तो इस प्रकार से 11 जयदेव हैं। हमने किस जयदेव को पढ़ा ये ध्यान देना है। तीसरा और देखेंगे तो साहित्य में एक चीज जो हम लोग पढ़ते हैं कि साहित्य और इतिहास, थोड़ा सा भी इतिहास लिखिए नीचे। इतिहास दो शब्दों के योग से बना है। इति ब्रैकेट में ऐसा, हास कहा। अर्थात इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कहा गया। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कहा गया। ऐसा कहा गया। अब जरा ये इति माने ऐसा, हास माने कहा गया, यानी ये बातें हो गई अतीत की। अतीत की बातें हो गई, ध्यान रखिएगा। और इतिहास सदैव तथ्य का विश्लेषण करता है। तथ्य का विश्लेषण। आपने कहीं पर कोई खुदाई की और रेडियो कार्बन से पता चला कि वो 6000 साल पहले की घटना है, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल था। पता लगा 15000 साल के पहले की घटना है, आप कहेंगे मध्य पाषाण काल था। अरे 2500 की घटना है, आप कहेंगे पुरापाषाण काल था। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आपने इतिहास को तो 150 वर्षों में बांट दिया, साहित्य वाले इतिहास को। लेकिन जो प्राचीन इतिहास है वो उस अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांटते हैं। फिर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में बांटते हैं। हमने सबसे ज्यादा आबादी हमारी साहित्य पढ़ने वालों की है, इसलिए साहित्य का सबसे ज्यादा हम लोगों ने विश्लेषण किया, इतिहास का नहीं किया। इतिहास का काम है तथ्य का विश्लेषण करना, साहित्य का काम है सत्य का विश्लेषण करना। इतिहास तथ्य दे सकता है लेकिन वो खंडित भी हो सकता है। क्यों? आपने जो खुदाई में तथ्य प्राप्त किया, हो सकता है कि अगले ने कहा नहीं नहीं वो उनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता।
नागार्जुन ने भी लिखा ना, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। आपातकाल के दौरान तो सत्य का विश्लेषण ये साहित्य का काम है और तथ्य का विश्लेषण इतिहास का काम है। अब साहित्य का इतिहास पढ़ना है, साहित्य का इतिहास पढ़ना है। अब जरा देखिए ध्यान से, साहित्य यानी सत्य का, इतिहास माने तथ्य, सत्य का तथ्यात्मक विश्लेषण करना, तथ्यात्मक विश्लेषण करना। चलिए इसी को उल्टा कर दीजिए, तथ्य का सत्य के ढंग पर विश्लेषण करना। अब अगर इतिहास पढ़ते हैं तो तथ्य का सत्य के ढंग पर विश्लेषण करना, और अगर साहित्य पढ़ रहे हैं तो सत्य का तथ्यात्मक विश्लेषण। तो सत्य क्या है? आदिकाल। सत्य क्या है? मध्यकाल। सत्य क्या है? रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर आप कहेंगे रीतिकाल में ये व्यवस्था थी, जो व्यवस्था थी वो तो सत्य है। किसी ने कहा रीतिकाल श्रृंगारिक काव्य है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार काल राम शंकर शुक्ल रसाल, कलाकाल शुक्ल जी स्वयं, रीतिकाल सत्यकाम वर्मा, ह्रास या पतन काल ना गणपत चंद्र गुप्त। तो सबने अलग अलग दिया ना, अपने ढंग से उसका विश्लेषण किया। तो वो जो तथ्य का जो विश्लेषण करते हैं, उनके जो विचार हैं, उन विचारों का हम तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुतिकरण करें। जो हमारे यहाँ हम लोग शोध करते हैं, तो शोध का मतलब ही होता है कि प्रामाणिक विश्लेषण करना, तथ्यों का विश्लेषण करना। तो अब जब आप साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो साहित्य माने सबका हित, लोक कल्याणार्थ, जो सबका हित करे, ऐसे हित को सत्य ढंग से तथ्य परक रूप में विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास। लेकिन शुक्ल जी क्या कहते हैं? किसी देश का साहित्य वहां की जनता के चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक चित्त वृत्तियों की इसी परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब देखिए इस समय क्या चल रहा है। किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चलिए एक हम लोग पढ़ें किसी देश का साहित्य 2000 ईस्वी, 2010 ईस्वी, 2020 ईस्वी, आगे 2030। अभी हम लोग बीच में हैं। आप हाई स्कूल इंटर में थे, तब समाज में क्या चल रहा था, वर्तमान में क्या चल रहा है। समाज, किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति, जनता के चित्त माने हृदय और वृत्ति माने आदत, ढंग, उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसकी आदतें क्या हैं। आज आदतें क्या हैं? नकारात्मक। कुछ भी बोलेंगे तुरंत हम संदेह करेंगे, नकारात्मक। दूसरी, या तो हम आंख मूंद कर विश्वास करें, अंधानुकरण करें। तो ये नकारात्मक बातें जो होती हैं, वो नकारात्मक बातें वृत्ति माने आदत, और वो नकारात्मक जो बातें हैं वो कब से शुरू हुई हैं? 2010 के बाद से। हर व्यक्ति ज्ञानी हो गया है, उसके पहले ऐसा नहीं था। तो जैसे हम अपने इन 20-25 वर्षों में अगर 2000 या 2010 से आज 15 सालों का आप देखें, तो 15 सालों में क्या साहित्य आ रहा है। जो 15 सालों में लिख रहा है साहित्य, वो क्या है। आज की डेट में अगर कोई आपको कह दे कि मैं ये कविता सुनाऊं, आपने कहा सुनाइए, तो राणा प्रताप की कविता सुनाने लगेगा तो आप उठ चल देंगे। आज राणा प्रताप आपके लिए प्रासंगिक नहीं। वो प्रकृति पर सुनाएगा
बैठ तो जाएंगे लेकिन रुचिकर नहीं रहेगा। लेकिन अगर राजनीति पर सुनाएगा तो आप बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है। लेकिन हो सकता है किसी बुजुर्ग के सामने आप कोई आध्यात्मिक चीजें सुनाए तो बड़े आराम से बैठा रहेगा। और उसको अगर एक शब्द कह दीजिए कि 1975 में 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया था, बड़ा प्रसन्न होगा और अन्य बुजुर्गों से कहेगा, जानते हैं शासन हम लोगों की पूरा ख्याल करता है, पूरा विश्व ख्याल करता है। वो बच्चा बता रहा था 1976 में अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया, उनके लिए वही हितकर है, उनका सत्य वहीं तक है। बच्चों में अगर आप कहेंगी ये बातें होती हैं, अमेरिका में बच्चे ऐसे करते हैं, यूरोप में ऐसे करते हैं, तो बच्चा तुरंत जाके अपने सहपाठी से बताएगा, वो अमेरिका में डैडी बता रहे थे ऐसे होता है, अमेरिका में पापा बता रहे थे ये होता है, बच्चों में। तो एक प्रकार से हम क्या करते हैं, आजकल वो साहित्य हमसे आप तक, आपसे अगले तक, अगले से अगले तक केवल साहित्य अदृश्य रूप में चल रहा है, दृश्य रूप में नहीं चल रहा है। अगर जब लिख देते तो वही दृश्य हो जाता ना, दिखाई पड़ने लग, लिख नहीं रहे हैं। तीसरा होता है कि आप जनता की चित्त, जैसे आप रटते हैं, रटिए मत, उसको आप समझने का प्रयास करिए। शुक्ल जी की परिभाषा का क्या मतलब है, किसी देश का साहित्य वहां की जनता, शिक्षित नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं वो बेकार हो गया। किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वाण के यहां पढ़ेंगे कादंबरी में जब वक्रोक्ति पढ़ते हैं, वो लोग वक्रोक्ति में निपुण थे। और वाण ने कहां के राजाओं को बताया या जनता को बताया, भोज के परमार जो क्षेत्र था। वक्रोक्ति का मतलब बात को वो घुमाकर ज्यादा बोलते थे। किसी का नाम अगर राकेश है तो राकेश नहीं बोलते थे, सकेरा, उल्टा करके राकेश उल्टा कर दीजिए सकेरा। जैसे पाल गोमरा पढ़ते हैं ना, राम गोपाल, तो क्या होता है, बात को उलट कर कहना जिससे आप समझ भी नहीं पाए। वो व्यंग्य भी करते थे, सकेरा आ गए, गोमरा आ गए, हाँ, तो क्या हो गया, इस प्रकार का वक्रोक्ति विलासेन निपुण है। वक्रोक्ति के विलास में वो निपुण थे, तो निपुणा का आशय यही था। तो हम लोग जो देखें कि किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति, तो हमारा जो ये पूरा बताने का संदर्भ है वो ये है, आपको अब देखना ये होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय सीधे हम डॉक्टर नगेंद्र को प्रारंभ में इसलिए नहीं कहते पढ़ने के लिए, थोड़ा सा लेंदी है, आप उब जाते हैं भूमिका पढ़ने में ना, तो हिंदी की उत्पत्ति बताते हैं, भूमिका में बहुत ज्यादा विस्तार दे दिए हैं। आज शुक्ल जी बहुत ज्यादा संक्षेप कर दिए हैं, उनको पढ़ने में सारे तथ्य वो 4-5 ही पेज में आ जाते हैं। शुक्ल का वो मौलिक ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है, शोध ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र का क्या है, संकलित ग्रंथ है, अलग अलग लोगों से उन्होंने लेख लिया है, तो संपादक हो गए डॉक्टर नगेंद्र। हर दयाल उसके साथ जुड़ा है इसलिए नाम, कि नगेंद्र 2000 में उनका निधन हो गया। नगेंद्र अलीगढ़ के थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, डॉक्टर नगेंद्र नगाइच नाम था। तो वो एक हम लोग हमारे साथ पढ़ता था, अरुण यादव नाम है, वो आबकारी में इंस्पेक्टर है, तो अभी मूलतः जौनपुर का था, अभी उसकी अमरोहा में नियुक्ति है। तो वो कोचिंग दिल्ली करने गया था, तो वहां नगेंद्र से ही पढ़ा था। वो कोचिंग में भी साइड में पढ़ाते थे रस सिद्धांत पर, क्योंकि उनकी पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं ना रस सिद्धांत, तो रीति काल पर डॉक्टर नगेंद्र की बहुत अच्छी पकड़ थी। रीति काल को क्रमशः बताते थे और हर एक रस का कवियों से जोड़ करके विस्तार से अध्ययन कराते थे। तो उसमें डॉक्टर नगेंद्र का जब आप पढ़ते हैं तो लेंदी है और अलग अलग लेखकों का है। हमें जो जानना है वो ये, शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पुस्तक आप लेकर के कल आएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिससे कि जब तक ये चलता रहे टॉपिक, इस टॉपिक के दौरान आपको विस्तार से इनके बारे में जानकारी मिले और साहित्य इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। दूसरी बात, अब होता क्या है कि हम लोग साहित्य इतिहास को 4 कालों में देखते हैं, आदिकाल, भक्ति काल,
रीतिकाल और आधुनिक काल। जरा देखिएगा, आधुनिक काल, अभी नामकरण काल विभाजन क्रमशः कुछ बता नहीं रहे हैं आपको, अभी केवल परिचय दे रहे हैं। हमारे यहाँ आधुनिकता की प्रवृत्ति कब चली? हेस्टिंग, मैकफरसन, कार्नवालिस, शोर, वेलेजली, कार्नवालिस, जॉर्ज बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग, एमहर्स, बेंटिक, मेटका, पाकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग, डलहौजी, कैनिंग। कैनिंग से शुरू होता है, कैनिंग से इतिहास में। डलहौजी के बाद कैनिंग, उसके पहले हार्डिंग आता है। हार्डिंग के पहले एलनबरो था, एलनबरो के पहले था माउंट, ये क्या नाम उसका, वेंटिक। तो वेंटिक का जो काल था विलियम वेंटिक। होता क्या है विलियम वेंटिक, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती है इतिहास में, साहित्य में। अंग्रेजों का दृष्टिकोण क्या है? हमारे अकेले रीतिकाल के कवि शुक्ल जी ने 100 कितने कवियों को लिया रीतिकाल में? 158 और 57, 46 और 57, 7 6 13। अरे भाई, रीतिबद्ध और रीति रीति ग्रंथकार, अन्य रीति ग्रंथकार, एक में 46 है, एक में 57 है, 103 हुए ना। हम 100 का रहे हैं, अब भी सारा समझिए, नहीं समझ रहे हैं तो मुझे तोड़कर बताना पड़ा। 103 कवियों को लिया है केवल रीतिकाल में। पूरा विश्व का साहित्य समा जाएगा केवल रीतिकाल में। अंग्रेजी में कितने साहित्य, अंग्रेजी लिटरेचर बहुत छोटा है, जो आपके लिए बहुत दुरूह और क्लिष्ट बना है। हम अपने को प्रमाणित करने के लिए अंग्रेजी को उक्तियां देते हैं, नामो और सिंह शुरू कर दिए कि किसी ग्रंथ को प्रमाणित करने के लिए, अपने बात के तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए वर्ड्सवर्थ ने ये कहा, कीथ ने ये कहा, कार्लाइल ने ये कहा, आर्नल्ड ने ये कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप अपना भारतीय ग्रंथ पढ़िए, अपना अतीत पढ़िए, अपना गौरवपूर्ण अतीत पढ़िए। जो ये कल्चर आ रहा है ना, मट्ठा आप क्या कर रहे हैं, पॉलिथीन में पी रहे हैं, वो हाड़ी में नहीं पी रहे। और जब उदारीकरण का दौर आया तो उस अंग्रेज का नाम मैं भूल रहा हूं, ब्रिटिश व्यापारी था, उसने कहा मैं हर भारतीय को पानी बेच के पिलाऊंगा, ये जो घड़ा में पी रहे हैं ना मैं ही बेचूंगा। और डिब्बे का कल्चर, बोतल का कल्चर लगा दिया ना, अब हम बोतल का पानी पी रहे हैं। हमारी पानी की उपलब्धता है, कुएं का पानी नहीं पिएंगे। और हर घर में वो आरोप, ये क्या है? विज्ञान और तकनीकी वालों ने क्या कर दिया, हमको एकदम बौना बना दिया, अपंग बना दिया। आरओ का पानी पीने वाला सारे जो मटेरियल्स होते हैं, खनिज पदार्थ, आप आरओ में छान ले रहे हैं। तो क्या पी रहे हैं आप? पानी नहीं पी रहे हैं। पानी में जो मटेरियल्स हैं वो सब खत्म है। आप ऐसे पानी पी रहे हैं, हवा भी चलेगी तो बीमारी पकड़ लेगी। हल्की सी भी हवा चले, मौसम में परिवर्तन आएगा, आप अस्पताल में गए आरओ वाले। उसका कारण क्या है? उन्होंने व्यवसाय बना दिया, व्यक्ति को व्यवसाय के केंद्र में। तो हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, लिटरेचर वाला अलग रखता है, व्यापारी अलग रखता है, तकनीकी वाला अलग रखता है। अब आप जरा आदिकालीन साहित्य को पढ़िए तो सिद्ध हैं, बौद्ध हैं, वही सिद्ध के रूप में आते हैं, जैन हैं, नाथ हैं ना। भक्ति काल में हम लोग धाराओं को बदलते हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं। निर्गुण में संत और सूफी, सगुण में राम और कृष्ण। रीति काल में अब हम भक्ति के बजाय सीधे कहाँ आए, जनता में परिवर्तन आया, शासन सत्ता को देखकर जनता में जो बदलाव आया। और आधुनिक काल में भी हम बदलाव देखते हैं। एक मिनट, जो टेस्ट वाला भी टेस्ट पेपर कराया था और मैं कहा भी था कुछ करा लीजिए। टेस्ट अभी देना है कि हम लोग पढ़ें? हाँ, क्यों आज नहीं लाए क्या आप? इसका मतलब आज न कराएं? हाँ, कितने लोगों के पास है पेपर जिनको कल दिया गया था? 6 7 लोग हैं ना? एक दो तो 10 मिनट में आ जाएगा ना बाकी।
दे दीजिए पराग, इनको छोड़ देना जो लोग टेस्ट वाले भी हैं। टेस्ट इसका कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद रनिंग में चलता रहे। परसों इसीलिए 10 ही 15 लोग आए थे, तो हमने नहीं सॉल्व कराया, हमने कहा सब आ जाएं तब कराएं। तो अभी मैं गेस ही बना रहा हूँ जिससे कि आपके कोर्स से ही आए। जिनको लेना जाइए पेपर लेके आइए तो। डिग्री कॉलेज में हिंदुस्तानी एकेडमी से 3 क्वेश्चन आया था। विज्ञान परिषद तो भगा ही दिए। 1913 में विज्ञान परिषद था, लेकिन इसको भगा दिए। विज्ञान परिषद। इसको यहाँ इलाहाबाद से हटा दिया गया।
अब ये विज्ञान प्रगति दिल्ली से आती है, पहले यहीं से निकलती थी। पेपर ले लिए हैं, तो पेपर आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं कुछ बना रहा हूँ अपना। एक और स्थान भी डाल लीजिएगा याद करने के लिए।
सी पत्रिका एक हम लोग पढ़ते थे, साहित्य भारती। साहित्य भारती। तब इलाहाबाद ही नाम था। काशी, इलाहाबाद, 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 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। आगरा। लखनऊ। वहां दिख रहा है। लिखने की आदत डालिए, नहीं तो मेंस में कैसे होगा। वहां तो लिखना पड़ेगा ना। चयन बोर्ड की अगली वैकेंसी में हो सकता है यहाँ भी लिखित परीक्षा शुरू हो जाए। तो करेंगे ही। नहीं तो प्राइमरी वाले पढ़ा रहे हैं जवाहरलाल, जवाहर नहीं लिखवाते, जवाहर। तो तुम यहाँ प्रमाणित करने आए हो कि तुम हिंदी पढ़ोगे, उधर क्यों देख रहे हो भीमबेटका? का तो पहले ही दिन बता दिए वो गलत है।
साहित्य और इतिहास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों में यह भावना तेजी से बढ़ी कि भारतीय नियम और कानून जानना अनिवार्य है। इसीलिए भारतीय साहित्य पर ज्यादा बल दिया गया, उनके अनुशीलन पर। लेकिन छिटपुट घटनाएं हम लोग देखते हैं बंगाल में। 1760 में सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास हम लोग पढ़ते हैं, आनंद मठ। आनंद मठ, उस आनंद मठ में वंदे मातरम, जो आपका राष्ट्र गान है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वहीं से लिया गया। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास की प्रारंभ की 6 पंक्तियों को लिया गया, और यह सन्यासी विद्रोह के समय वहां के सन्यासी इसका वाचन करते थे, गाते थे। तो उसी समय बंगाल में कंपनी के लोगों को यह महसूस होने लगा कि अगर भारतीय धर्म संस्कृत नहीं जानेंगे तो हमारा बुरा हश्र होगा। परिणामतः 3 नाम सबसे ज्यादा उभर कर आता है। एक विलियम जोन्स का, लॉर्ड विलियम जोन्स। दूसरा नाम सैडलर का, हम लोग उस समय का एक नाम पढ़ते हैं, और वारेन हेस्टिंग का। तो वारेन हेस्टिंग ने प्रश्रय दिया और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, और इसका अध्यक्ष यानी डायरेक्टर सबसे पहले विलियम जोन्स को बनाया गया। और विलियम जोन्स ने क्या किया कि एक इसका मित्र था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ब्रिटिश मित्र था, उसको ये ब्रिटेन से भारत बुलाता है और कहता है कि तुम बहुत साहित्य की बात करते हो, तुम जर्मनी के गेटे की बात करते हो, तुम आओ, तुम इटली के क्रोंचे की बात करते हो, लेकिन आओ जरा भारत का साहित्य देखो, कितना गजब का साहित्य है। विलियम जोन्स पहला व्यक्ति है जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। और दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं चार्ल्स विल्किंस, जो गीता का अनुवाद करता है, मनुस्मृति का अनुवाद करता है। और गीता का अनुवाद करते समय वो जैसे होता ना, पढ़ उच्चारण करना संस्कृत में, पहले वो संस्कृत सीखता है, संस्कृत सीखने के बाद फिर गीता को अंग्रेजी में वो अनुदित करता है। और वो हॉल में जब गीता को पढ़ रहा था, दूसरे अध्याय के 16वां, 17वां, 18वां श्लोक जो आप पढ़ते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुतः, का एक वो पढ़ करके लगा उस रूम में, वाह वाह, जो उनकी हम लोग कहते हैं ना वाह, उसी को लोग वाह कहते हैं कि ईश्वर साक्षात इस ग्रंथ में विद्यमान है। क्योंकि साई गीता कहीं भी मूर्ति पूजा की बात नहीं करती। गीता में आत्मा और अध्यात्म, मोक्ष प्राप्ति के मार्गों की चर्चा है। और ईसाई धर्म में भी न तो साकार ब्रह्म की उपासना है, मूर्ति पूजा है, और न ही वहां किसी स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। पाप से मुक्ति ही ईसाई धर्म में मोक्ष है। और गीता भी यही कहती है कि आप सन्मार्गों पर चलते हुए ये कार्य करिए। तो विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंस ने सबसे ज्यादा भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करना शुरू किया। इसके बाद क्रमिक श्रृंखला चल पड़ी। जैसे हम लोग शोध करते हैं तो बड़ी संख्या में हिंदी में लोग शोध कर रहे हैं, वैसे ही भारतीय धर्म ग्रंथों को जानने समझने के लिए एक बड़ी तादाद ब्रिटिश या अमेरिकन अथवा जर्मनी, फ्रांस के लोग तेजी से भारत आने लगे और यहाँ के ग्रंथों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। उसी समय आप देखते हैं आगे चल करके गार्सा दतासी, जो फ्रांस की लाइब्रेरी में बैठकर भारतीय ग्रंथों के बारे में जानकारी लेता है। तो जिन लोगों ने भारतीय ग्रंथों के बारे में जानकारी दी
लाइब्रेरी से ही बिना भारत आए उसने भारत का इतिहास यानी हिंदी का इतिहास लिखने का प्रयास किया। ईश्वर दिला लिटरेचर हिंदुस्तान तहसील लाइब्रेरी में बैठ करके इतिहास ग्रंथ, जैसे आजकल शोध हो रहा है, लोग कमरे में बैठ करके या किसी लाइब्रेरी में बैठ करके पूरा अपना शोध प्रबंध तैयार कर लेते हैं रिसर्च का, कहीं नहीं जाते। अगर किसी को शोध करना है सावित्रीबाई फुले पे, तो उनको पता ही नहीं है सावित्रीबाई फुले रहती कहाँ है या कहाँ पैदा हुई थी, या उनके परिवार के लोग कोई जीवित है कि नहीं है, नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। किताब में अगर जो डेट दिया है तो उसी डेट को मान लेते हैं कि यही प्रामाणिक है और उसी पर उनका शोध प्रबंध तैयार हो जाता है। जिन पर आप साहित्य करते हैं तो साहित्य में एक शोध के सिद्धांत भी तो हैं कि आप वहां जाकर के उस स्थान का निरीक्षण करें, शोध प्रविधियां जो होती हैं कौन सी प्रविधि का इस्तेमाल करेंगे किसमें क्या लिखने के लिए। लेकिन ताशी भारत नहीं आया और बिना भारत आए फ्रांस की लाइब्रेरी में बैठ करके ही वो साहित्य का इतिहास लिख डाला। ग्रियर्सन को हम लोग इसलिए महत्व देते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, क्योंकि यह भारत में 41 वर्ष तक नौकरी करता है और आईसीएस अधिकारी था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तब पूरा पूर्वी भारत कहलाता था और बाद में विभाजन हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा अलग अलग हुए, फिर बंगाल का विभाजन भी आप पढ़ते हैं। तो उसने यहाँ रहकर लोगों के मध्य जाकर के अपना साहित्य इतिहास पर प्रस्तुत किया। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान नाम नहीं दिया, नॉर्दर्न। उसने वो जान लिया था कि उत्तर भारत का ये इतिहास है हिंदी साहित्य, दक्षिण भारत में इसका प्रचलन नहीं है। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की अवधारणा थी। ग्रियर्सन के बाद फिर हम लोग स्वयं शुक्ल जी अपनी सामग्री का उल्लेख करते हैं ना, कि हमने ग्रियर्सन से ये लिया, मिश्र बंधु विनोद से ये लिया, ताशी से ये चीज, ताशी को तो महत्व देते नहीं। आगे चल करके जब आधुनिक काल पढ़ेंगे शुक्ल जी का, तो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, जब गद्य का विकास पढ़ेंगे तब वहां ताशी का उल्लेख करते हैं कि हिंदी का विरोध ताशी ने भी किया। बद्दी बोली कहना, इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, ये जो सैयद अहमद खान है उसे गंवारू बोली नाम दिया, इस तरह से उसका उल्लेख करते हैं। तो एक जो हम लोग क्रमशः साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, उस इतिहास में दो चीजें हैं। प्रारंभ का इतिहास कितना हमें प्रभावी बनाता है और बाद का इतिहास कितना प्रभावी बनाता है। तो एक एक की हम लोग चर्चा करें पहले संस्थाओं की। फोर्ट विलियम कॉलेज, हेडलाइन दीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज। यह है कहाँ? कलकत्ता में। अब थोड़ा सा उस परिदृश्य की चर्चा करें। 1800 ईस्वी में क्यों इसको स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई? इतिहास में आप पढ़ेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उस समय ब्रिटिश जो अधिकारी था, सैन्य अधिकारी, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था, उसे पराजित करता है। प्लासी के युद्ध के बाद अब इनकी भूमिका राजा बनाने वालों की हो गई, क्योंकि हर जगह लोग मिलते हैं, हमको राजा बना दीजिए, इतना पैसा देंगे, यही घूस कहते हैं इसी को। उत्कोच शब्द आता है ना, उत्कोच, घूस के लिए उत्कोच शब्द है, वो लोक सेवा आयोग का प्रश्न है, उत्कोच देना, घूस देना। तो मीर जाफर और एक उस समय का पूंजीपति का भी नाम सेठ हमीचंद हम लोग पढ़ते हैं।
फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश जो सैन्य अधिकारी था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। तो मुनरो ने मित्र सेना को पराजित किया। तो षड्यंत्र था, युद्ध तो एक सामान्य बात थी। 3 घंटे लड़ा गया और दोपहर 11 से 12 के बीच ही युद्ध समाप्त हो गया। 10 बजे शुरू हुआ, 2-4 गोले इधर से दगे, 2-4 गोले उधर से दगे। उसके बाद अंग्रेजों ने घेर करके सबको कहा सरेंडर करो। क्यों? क्योंकि सारे जो भारतीय सैन्य अधिकारी थे बंगाल के, उनको मिला लिया था। मुनरो ने जीत अर्जित की। बक्सर का युद्ध ये हुआ कि बंगाल के बारे में क्लाइव का दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक है। तुरंत कंपनी ने क्या किया, बुला लिया इसको, मुनरो को, और क्लाइव को भेज दिया। क्लाइव आते ही पहला कार्य करता है बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, और उस समय जो आपका ब्रिटिश मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, 3 लोगों ने मिलकर युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तीनों को पकड़ता है। अब पकड़ने के बाद इसने क्या किया, एक इलाहाबाद की संधि आयोजित करता है और शाह आलम द्वितीय को कहता है तुम यहीं इलाहाबाद के किले में रहोगे, तुम्हें यहीं पेंशन मिलेगी, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली नहीं जाना है, अब तुम यहीं रहो। दूसरा, अवध के नवाब से कहा, उस समय शुजाउद्दौला था, उसने कहा कि आप इसको इतना रुपया दोगे पेंशन के रूप में। और फिर बंगाल के नवाब से कहा, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों का जो राजस्व है वो हम लेंगे, जितना आय होगी वो मेरे पास रहेगा, तुम केवल शासन करोगे। अब बिना पैसे के शासन होगा? आपके पास सुरक्षा अधिकारी होंगे, वेतन तो देना होगा, लेकिन आय का स्रोत अंग्रेजों ने ले लिया। अब अंग्रेजों ने ले लिया, पहले वो करते क्या थे, पहले आपके आय के स्रोत को मारते थे। परिणाम ये हुआ कि अब हम वहीं से अपंग होना शुरू होते हैं। ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में ये बात तेजी से फैल गई। इन लोगों ने अपना डंका हिंदुस्तान पर जाकर बजा दिया, वहां पर ये ऐसा कार्य हुआ, वहां के शासक आपस में लड़ते भिड़ते रहते, हमने उनको कैप्चर कर लिया। और फिर ये हुआ कि अब इतने बड़े जो क्षेत्र हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहां के राजस्व को वसूलने के लिए अपने लोगों की नियुक्ति की जाए। तो अपने लोगों की नियुक्ति करेंगे, कैसे करेंगे? बड़े पदों पर कर सकते हैं, नीचे पद पर तो कोई आएगा नहीं। तो बड़े पदों का मतलब था कि वो प्रशासनिक जो बड़ा पद होता है। तो कार्नवालिस आता है और इसने एक ICS, भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज, सिविल का हिंदी अर्थ है नागरिक, सर्विसेज, ICS की शुरुआत करता है कार्नवालिस ने। और उसके बाद कहा कि इनको ब्रिटेन में प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन जब वो आए भारत में तो एक समस्या आई कम्युनिकेशन की, संवाद की, क्योंकि भारतीयों को हिंदी पता थी और उन्हें क्या, अंग्रेजी। तो ये हुआ कि इनको यहाँ एक प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाए। तब लॉर्ड वेलेस्ली ने एक प्रस्ताव दिया, यहाँ पर एक संस्था बनाई जाए, और वहीं से शुरू हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट माने किला, विलियम चतुर्थ ब्रिटेन का उस समय शासक था, उसके नाम पर विलियम कॉलेज किलेबंदी में था, तो इसलिए पूरा नाम पड़ गया फोर्ट विलियम कॉलेज। और इसकी स्थापना हुई 1800 ईस्वी। अब दूसरी बात, इसमें यह दिया गया, व्यवस्था दी गई कि कंपनी के जो नौकरशाह हैं, ICS अधिकारी हैं, उन्हें हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाए। तो प्रशिक्षण के लिए जरूरत थी कि 2 शिक्षक हों जो प्रशिक्षण दें। तो प्रशिक्षण देने के कार्य के लिए फिर एक इश्तेहार निकाला गया, जिसे हम लोग विज्ञापन कहते हैं, फारसी में इश्तेहार कहते हैं। इश्तेहार निकाला गया कि एक ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय संस्कृति को जानता हो, ब्रिटिश अधिकारी हो, इतिहास, पुरातत्व विभाग आदि से उससे संबंधित हो, तो उसे यहाँ पर
फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त किया जाएगा। उस इश्तिहार में लॉर्ड वेलेजली का जो इश्तिहार था उसमें जॉन गिलक्राइस्ट एक डॉक्टर था, पेशे से चिकित्सक था, लेकिन क्योंकि जैसे अब आपके यहाँ शिक्षा नीति आ गई ना, नई शिक्षा नीति, आप बीएससी कर रहे हैं, आप हिंदी से एमए कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। आप एमए किए हैं, आप एमएससी भी कर लीजिए, पूरा मिक्स कर दिया है। आप विज्ञान के साथ गणित ले लीजिए, गणित के साथ हिंदी ले लीजिए, वो अलग रह गया, जो क्लास अलग था वो बदल गया, सबको मिक्सअप। वो शिक्षा वहां से पहले से चली आ रही थी। तो इतिहास का भी जानकार था और साहित्य में भी रुचि थी और डॉक्टर भी था। उड़ीसा और बंगाल के तटवर्ती जो समुद्रीय क्षेत्र थे, तटवर्ती क्षेत्र, उन क्षेत्रों में उसकी डिस्पेंसरियां इलाज करता था। इलाज क्या, उसके बहाने वो बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करता था। उसने जब इस इश्तिहार को लिया तो जाकर के सीधे मिला, तब कोई फॉर्म ये सब निकलता था नहीं, तो उसकी नियुक्ति हो गई। उसको निर्देश दिया वेलेजली ने कि आप कंपनी के नौकर सहायेंगे, उनको प्रशिक्षण देना है, आपका कार्य है कि उनको ट्रेंड करिए। तो उसने कहा ठीक है। उसने भी इश्तिहार निकाला कि हमें एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता है जो अंग्रेजी भी जानता हो, हिंदी भी जानता हो, टाइप भी जानता हो, और एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पुराणों इत्यादि का वाचन करता हो। उस इश्तिहार में भी दो लोग मिले, लल्लू लाल और सदल। तो लल्लू लाल गुजराती कहे जाते हैं, थे तो आगरा के निवासी, उनका परिवार गुजरात से आके आगरा में बस गया था। तो ये ट्रांसलेट करते थे, चूंकि कलकत्ता के सदर दीवानी अदालत में जो अंग्रेजों ने बनाया था वहां पर टाइपिस्ट थे और ट्रांसलेट करते थे। किसी को एफआईआर या कुछ अदालत में करना है, उससे पूछते थे, बोलो बाबा क्या काम है, वो बताता था, तो उसको वो लिपिबद्ध करते थे, फिर फारसी में या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके वकील के अनुकूल बनाते थे। सदल मिश्र को भाषा अधिकारी बनाया गया। अधिकारी का मतलब आप शिक्षण देंगे, प्रशिक्षण देंगे, और लल्लू लाल किताबों की व्यवस्था करेंगे और बच्चों से रिलेटेड सामग्रियां उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य 6 सालों तक चला अनवरत रूप से। 1806 में एक वेल्लोर में विद्रोह होता है। वेल्लोर विद्रोह कर्नाटक में एक स्थान है, उसमें वेल्लोर शब्द आता है। एक वेलूर मठ है, वो वेलूर मठ आता है बंगाल में, और एक वेलूर है, वेल्लूर इस समय जिला है, वो आपका तमिलनाडु से पहले चेन्नई के बगल में ही है। वेल्लूर एसआरएन यूनिवर्सिटी वही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी है। तो वेल्लूर जिला है, और एक वेल्लोर विद्रोह हुआ था। मामला ये था कि 1799 में टीपू के सैनिकों को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। जब टीपू सुल्तान को मारा गया, घेर कर मारा गया, श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद टीपू को जब घेर कर मारा गया, तो अंग्रेज ये करते थे कि किसी भारतीय राजा या यहाँ के नवाब को पराजित करते थे तो उसकी सेना को अपनी सेना में मिला लेते थे, तो इनकी संख्या सदैव बढ़ती जाती थी। अच्छा, सैनिकों का क्या काम है? उनका काम था भैया उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम आपके यहाँ करेंगे। उनसे राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं था। पहली बार राष्ट्र प्रेम मंगल पांडे के अंदर जगा जब उन्होंने तोड़ा बलिया में। वहां मंगल पांडे हम लोग पढ़ते हैं ना, चित्तू तो बलिया में थे, चित्तू थे, वो उसमें थे समानांतर सरकार और जो जाति सरकार बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो मंगल पांडे ने जो बैरकपुर में विद्रोह किया था, कलकत्ता के बैरकपुर में, वहां पहली बार सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना आई। उसके पहले सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। दूसरा, यहां जब आप विश्लेषण करेंगे तो हुआ क्या था कि वहां के जो सैनिक थे वो एक बड़ा सा तिलक लगाते थे, कानों में कुंडल पहनते थे, बड़ी सी पगड़ी। आज भी अगर कर्नाटका या तमिलनाडु की पगड़ी देखिए, काफी चौड़ी होती है, और धोती कुर्ता पहनते थे। तो जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें अपनी सेना में मिला लिया तो उनसे कहा, देखो हमारे यहाँ एक ड्रेस कोड है, हाफ पैंट हाफ शर्ट, उस ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। बाल छोटे होने चाहिए, तिलक नहीं लगाओगे, कुंडल नहीं पहनोगे। तो सारे लोगों को पकड़ पकड़ के बाल कटवाना शुरू कर दिया। जो पगड़ी पहनते थे पगड़ियां फेंक दिया।
यूनिफॉर्म दे दिया गया, कल सुबह यूनिफॉर्म। अब आदमी जो कुर्ता धोती पहनता हो, दादाजी की उम्र 70 साल को, उनको पैंट पहना दीजिए हाफ, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वही स्थिति हुई। वो सैनिक एक दूसरे से उनको जबरन उनसे कहा जाए मछली निगलो, तो वही स्थिति थी, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। तो उन लोगों ने एक समूह बना करके गुस्से में आकर के विद्रोह कर दिया, और जो ब्रिटिश परिवार वहां रहते थे ये सब जाकर के आग लगा दिए, कुछ को मारे, कुछ को आग लगा दिया। इतना भय व्याप्त हो गया, ये बात ब्रिटेन तक गई। लोगों ने कहा हम अपने बच्चों को भारत नहीं भेजेंगे। अब इस दौरान एक कालखंड आता है 1806 से लेकर के विलियम बेंटिक 1824 में आता है। वो तब तक का जो कालखंड था, उस कालखंड में फिर यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज में पुस्तकों का निर्माण जारी था। जो यहाँ के लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते थे वो करते थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने प्रशिक्षण प्राप्त करना बंद कर दिया। उसी समय जॉर्ज बार्लो यहाँ का गवर्नर था, तो उसने क्या किया, हेलिसबरी, ब्रिटेन में एक स्थान है, हेलिसबरी में एक प्रस्ताव दिया कि वहीं पर इनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो उनको वहां प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अब जब विलियम बेंटिक आता है यहाँ, तो 28 में उसने मैकाले की नियुक्ति की। शिक्षा जैसे होता ना कि आप गवर्नर हैं तो आपके पास कई विभाग हैं, किस पे किसको नियुक्ति करेंगे, उसी में कोई व्यक्ति बड़ा कार्य करके महान हो जाता है। तो जब मैकाले आया तो मैकाले ने ये कहा, ये बताइए हम क्यों हिंदी पढ़ें, हिंदुस्तानी अंग्रेजी पढ़ें? हम तो राजा है ना, हम तो राजा हैं, तो राजा का काम प्रजा वाला थोड़ी है। प्रजा का काम है को राजा का अनुकरण करे। और फिर वहीं से शिक्षा नीति एकदम बदल जाती है। हम इन जो हाड़ मांस के भारतीय हैं, इनको हम इनका ब्रेन बदलेंगे, ब्रेन बदलेंगे तो इनकी पूरी सोच, सारी धर्म पद्धति, आचार विचार, शिक्षा सब बदल जाएगी। तो वहीं से मैकाले ने शुरू किया, हमारी जो आध्यात्मिकता थी उसको प्रभावित करना शुरू किया। उसने कहा कि भारत के लोग ब्रिटिश सीखें, और उसने कहा कि एक बाबुओं का पद निकाला, क्लर्क का, और कहा कि जो लोग अंग्रेजी की शिक्षा पास कर लेंगे, जैसे आजकल CCC चल रहा है, कंप्यूटर नहीं जानते तब भी CCC का सर्टिफिकेट आ गया। तो वो जो CCC है वो उसी प्रकार का है कि आप लोग अंग्रेजी का प्रशिक्षण लीजिए, प्रशिक्षण लेने के बाद ही आपकी नियुक्ति होगी। और फिर नाम दिया गया हिंदी में बाबू, बू माने बदबू, बा माने सहित। तो इनको अंग्रेजी में स्टोनो कह दिया गया, क्लर्क कह दिया गया, और वो ऑफिस उनका अंदर होता था, वो बाहर बैठता था, और वहीं जहां डस्टबिन रखा जाता था वहीं पर क्लर्क को बैठाया जाने लगा। और वो क्लर्क, कोई आपकी प्रॉब्लम है, क्लर्क वो टाइप करेगा, उसको लिखेगा, लिख करके अंदर अधिकारी को भेजेगा। ये कल्चर तभी से शुरू हुआ। उसके पहले आपके यहाँ क्या था, जनता सीधे राजा से फरियाद करती थी। आगे आओ टाइप, वो पेपर, हाँ, तो वो जो जनता है सीधे फरियाद करती थी। आप देखेंगे जहांगीर के काल में जीएस बढ़ते हैं ना, आगरे में भी घंटा बजा रहता था, कोई चाहता था तो घंटा बजाए फरियाद करने के लिए जीएस पूछता था, और जहांगीर तुरंत आता था, झरोखा दर्शन, और वो झरोखे पे खड़ा होता था, मामला क्या है तो बताते थे, उसको तुरंत निर्णय देता था। ये फरियाद, हमारे यहाँ सीधे राजा से फरियाद मानते थे। अंग्रेजों ने कल्चर बदल दिया। अब आपको राजा के पास फरियाद करने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम में आइए, वो टाइप होगा, वो मैटर जाएगा, उनके पास समय है तो देखेंगे, नहीं है तो नहीं देखेंगे, और यहीं से कल्चर विकसित हुआ। दूसरा आप पढ़ते हैं कि जॉर्ज बार्लो के काल में जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई, एक तो बेल्लूर विद्रोह था। विलियम बेंटिक ने जॉर्ज बार्लो के उन चीजों का अन्वेषण किया। अन्वेषण करने के बाद, अच्छा, दूसरी घटना जो मैं बताना चाह रहा था, तब तक लगभग मराठे, भारतीय मराठों का, चाहे वो सुरजी अर्जुन गांव संधि हो, चाहे वो देवबंद की संधि हो, छोटी छोटी जो संधियां हुई, उन संधियों के बाद मराठे लगभग गिरफ्त में आ चुके थे। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1818 का है, उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद मराठे भी सरेंडर कर दिए, पूरा मराठों का साम्राज्य भी आ गया।
विलियम बेंटिक के काल तक आते आते 1830 तक लगभग 80% हिस्सा अंग्रेजों के पास आ गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया। जनरल का मतलब यही युद्ध, अब वो युद्ध का अलग से कोई जनरल नहीं होगा, यही गवर्नर जनरल भी बनेगा। तो यहीं से हो गया गवर्नर जनरल। कौन पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब 1857 की क्रांति होती है तो क्रांति के पश्चात एक घटना घटती है इलाहाबाद में, जो एक कंपनी गार्डन है जिसे आप कहते हैं ना चंद्रशेखर आजाद पार्क, यहाँ पर महारानी का विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है और कहा जाता है कि अब गवर्नर जनरल शब्द नहीं होगा, वायस राय शब्द होगा। तो कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग उस समय था, उसको आप पहला वायस राय भी कहते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल कहते हैं। लेकिन नहीं, गवर्नर जनरल शब्द इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि लोग वायस राय का ना भूल गए, गवर्नर जनरल ही कहते रहे और माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल बना और पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी बना। ये अलग बात है, सी राजगोपालाचारी को माउंटबेटन को हटाकर कुछ समय के लिए आपने बना दिया था। नीचे फोर्ट विलियम कॉलेज, स्थान कलकत्ता, संस्थापक लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। उद्देश्य कंपनी के नौकरशाहों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना। इस हेतु लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता के हुगली तट पर किलेबंदी करके, हुगली तट पर किलेबंदी करके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 18 अगस्त 1800 ईस्वी को की। स्थापना 18 अगस्त 1800 ईस्वी को की। पुराने साक्ष्यों में कहीं 1 मई आता है, कहीं 3 जून आता है कि इसमें अध्यक्ष पद पर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया। गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया। उसे निर्देशित किया गया कि भारतीय भाषाओं से संबंधित सामग्रियों की व्यवस्था करे। गिलक्राइस्ट ने हिंदी के विकास के लिए पुस्तकें तैयार कराने हेतु भाषा मुंशी पद पर
लल्लूलाल, लल्लूलाल और भाषा अधिकारी पद पर सदल मिश्र की नियुक्ति की। भाषा अधिकारी ब्रैकेट में शिक्षक पद पर सदल मिश्र की नियुक्ति की। हो गया। तो कल आप शुक्ल जी की पुस्तक लाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, पुस्तक सरल हो जाएगी। और अभी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अक्टूबर में एग्जाम है, किताब अभी कठिन हो जाएगी। 15 दिन आपको किताब लानी है बस। 15 दिन में हो सकता है कि आपके जो कमरे पे 15 घंटे में उस किताब को एक अध्याय पढ़ेंगे, वो यहाँ पर यहीं पर आप पढ़ डालेंगे, एकदम सरल हो जाएगी। कुछ चीजें हम आपको अंडरलाइन करवाते चलेंगे जो जहां ज्यादा प्रश्न उठते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। और ये मान चलिए कि किसी भी स्थिति में अभी आपको चयन बोर्ड 15 अक्टूबर, फिर दूसरा एग्जाम दिसंबर है, और नए जो भर्तियां हो रही हैं ये भी लगभग दिसंबर में एग्जाम हो जाएंगे, एलटी वाले भी। तो टारगेट लेके यही चलना है, जनवरी फरवरी का चक्कर ना रहे, यही में आप सफलता ले लीजिए दिसंबर में। 6 महीने आपके पास समय है अभी भी, रिजल्ट आने तक का 6 महीने। इसके पहले भी हम लोग पूरा तैयार कर लेंगे और सारी तैयारी हो जाएगी। प्रारंभ के कल हम 10 मिनट में क्वेश्चन हल करवा देंगे, ठीक है।